बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। अभी गायक मुकेश की जन्मशती थी, तो आप गए, तो आपने कहा कि मेरे बहुत पसंदीदा गायक थे, तो एक गाना वो महबूबा तेरे दिल के पास ये है मेरी मंजिल मकसूद, ये मुझे बहुत पसंद आया जब मैं बड़ा हो गया। तो अब जब मैं बड़ा हो रहा था तो ठीक है, आज की तारीख में चूंकि आपके पास अब बड़ी जिम्मेदारियां आ गई हैं, तो मंजिल मकसूद जो आपकी है, यानी कि वो जगह जहां तक आपको जाना है, 2047, आपके प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2047 में विकसित भारत, और यह उसकी शुरुआत है 2024-25। मंजिल के लिए रास्ता कितना मजबूत है? देखिए, ये जो लक्ष्य की भारत को विकसित भारत बनाना, ये टर्मिनोलॉजी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल की शुरुआत के प्रारंभ में दी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से पहले जनसंघ स्थापना के समय में दीनदयाल जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जिस लक्ष्य को लेकर के इस राजनीतिक दल के रूप में ये स्थापना की थी जनसंघ की, जिसे बाद में भारतीय जनता पार्टी ने अडेप्ट किया भारतीय जनता पार्टी के निर्माण के समय, वो लक्ष्य क्या था? भारत को सशक्त, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली देश बनाना। और उसी दिन मार्ग भी तय था कि इस लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग गांव, गरीब, किसान, पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित, इन सब के जीवन में परिवर्तन लाने के रास्ते से जाता है। तो लक्ष्य तय था, मार्ग भी तय है। उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम उसी मार्ग पर कि देश के सर्वहारा वर्ग का सशक्तिकरण करते हुए, उनको एम्पावर करते हुए, उनकी ताकत को बढ़ाते हुए, उनकी सृजित शक्ति के आधार पर हम देश को विश्व का विकसित देशों की श्रृंखला में ले जाकर के खड़ा करेंगे। मेरा सवाल इसलिए था कि 2024-25 आपका बजट आया और आपके नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, उनकी पार्टी, वो पार्टी कह रही है कि अब बजट जो है सिर्फ सरकार को बचाने और चलाने की कोशिश है। आज तो उन्होंने पार्लियामेंट में हलवा सेरेमनी की तस्वीर भी दिखाई कि इसमें बताइए कि पिछड़े तबके के और दलित के कितने लोग हैं। तो इसलिए मेरा सवाल था कि रास्ता आपका कितना मजबूत है? देखिए, जो कुछ राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में कहा है, जो उन्होंने हलवा सेरेमनी की फ़ोटो दिखाई, मैं समझता हूँ कि ये बहुत छोटे सोच के साथ में कही गई अपनी बात थी। मेरा तो एक प्रश्न है, वो जो अधिकारी, मैंने देखा नहीं है जो कोई भी होंगे, क्योंकि उस स्तर के अधिकारी, एडिशनल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी होंगे, वो सब 90 या उसके पहले के बैच के IAS अफसर होंगे। उस समय तक तो हिंदुस्तान में OBC का आरक्षण ही लागू नहीं हुआ था, और उस समय तक 90 तक, 47 में देश आज़ाद हुआ, तब से लेकर के 90 तक किसकी सरकार थी देश में? क्यों नहीं उन्होंने इसके ऊपर कोई निर्णय किया था? तो अपनी गलतियों का दोषारोपण दूसरे पर करना, अपनी विफलताओं का दोषारोपण दूसरे पर करना, ये मुझे लगता है कि स्वभाव का हिस्सा बन गया है। और देश प्रश्न न पूछे, इसलिए खुद प्रश्न खड़े करो और भाग जाओ, ये कांग्रेस का आज के फिलॉसफी, फलसफा, उनके ऑपरेशन का SOP बन गया है। इस बार के चुनाव में कांग्रेस को जिस तरीके से नतीजे मिले हैं, तो उसको लगता है कि हमारा एक्सपेरिमेंट ठीक चल रहा है। आज राहुल गांधी बहुत ज़ोर शोर से एक बात लगातार कहते रहे कि मैं जातिगत जनगणना करवा करके रहूँगा। इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि यह उनके लिए एक्सपेरिमेंट है, मुझे लगता है कि, और उनकी जो कामयाबी है उसको बुनियाद मानते हैं कि यहाँ ठीक चल रहा है। देखिए, जातिगत जनगणना की चर्चा उन्होंने कोई आज से प्रारंभ नहीं किया। इस विषय पर लगातार पिछले 4-5 साल से वो बोल रहे हैं, और पिछले 5 साल में आए हुए चुनाव के नतीजे, सारे चुनाव, विधानसभाओं के चुनाव और वर्तमान में लोकसभा का चुनाव, आप नतीजे उठा करके देख लीजिएगा कि देश की जनता ने इस विषय को कितना एंडोर्स किया है। माइक्रो लेवल पर जाकर के पिछले चुनाव की, लोकसभा चुनाव की भी समीक्षा कर लीजिए, आपको जहाँ विषय संज्ञान में आ जाएगा कि ये जो जातिगत जनगणना का विषय, इसने कितने वोटर्स को जो है मोटिवेट किया है, विपक्ष को जो वोट मिले हैं उनमें से। इसलिए केवल मात्र ये कह देना, सनसनी पैदा करने के लिए कह देना, ये कांग्रेस के स्वभाव का हिस्सा है। फिर मैं कहूँगा, देखिए, कांग्रेस ने पहले आज़ादी के समय में देश को मज़हब के आधार पर बांटा, फिर भाषा और बोली के आधार पर बांटा,
फिर अमीर और गरीब के नाम पर बांटा, फिर ऊंचे और नीचे के नाम पर बांटा, फिर अगड़े और पिछड़े के नाम पर बांटा। अब बांटते बांटते अब जातियों के नाम पर बांट रहे हैं। और आप देखिएगा कि कुछ वर्ष बाद में अगली पीढ़ी जब आएगी, नेहरू परिवार की, गांधी परिवार की, और भगवान करे आए, वो आएगी, तब वो निश्चित रूप से जो है वो उपजातियों के आधार पर बांटने की चर्चा करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि बांटना उनकी फितरत का हिस्सा बन गया है। वो सवाल लेकिन उल्टा आप पर उठाते हैं और ये कहते हैं कि दरअसल जिसकी हिस्सेदारी 85% की है उसको उतनी भागीदारी नहीं है, और वो कहीं ना कहीं एक नैरेटिव तैयार कर रहे हैं। उस नैरेटिव को कहीं एक ताकत मिल रही है, इसलिए वो ज़्यादा जोर डाल रहे हैं इस पर। देखिए, गरीब जिसकी हिस्सेदारी की वो चर्चा करते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, हमारा वनवासी, हमारा आदिवासी, हमारा पिछड़े वर्ग का लोग, हमारे माइनॉरिटी के लोग, जिनकी चर्चा वो करते हैं और जिसको वो 85% सेगमेंट की बात कहते हैं। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं और आपके दर्शकों से उसका उत्तर मिलेगा। देश में 55 साल तक राहुल गांधी जी के परिवार की पार्टी का शासन रहा, प्रत्यक्ष रूप से भी रहा, अप्रत्यक्ष रूप से भी। कभी वो सीधे कलम से चला रहे थे, कभी रिमोट कंट्रोल से चला रहे थे, उसको छोड़ दीजिए। 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी। देश में 4 करोड़ लोगों के पास में घर में बिजली नहीं थी 21वीं शताब्दी में। वो गरीब लोग थे या कोई और लोग थे? 11 करोड़ लोगों के पास में देश में सामान्य शौचालय की सुविधा नहीं थी। वो कौन लोग थे? वो गरीब लोग थे। देश में 16 करोड़ परिवारों के पास में पीने का पानी नल के माध्यम से नहीं आता था। वो कौन लोग थे? वो गरीब थे। देश में 12 करोड़ के आसपास ऐसे परिवार थे जिनके पास में सेफ कुकिंग, क्लीन कुकिंग फ्यूल नहीं था, गैस का चूल्हा नहीं था। वो कौन लोग थे? वो गरीब थे, वो दलित थे, वो पीड़ित थे, वो आदिवासी थे, वो माइनॉरिटी के लोग थे। देश में ऐसे 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके पास में अपनी चिकित्सा के खर्च के लिए कोई किसी तरह का अम्ब्रेला कवरेज नहीं था। देश के 12 करोड़ किसानों के पास में फसल बीमा का उचित मुआवजे का सिस्टम नहीं था खराबे के समय में। कौन लोग थे? वो गरीब थे, किसान थे, आदिवासी थे, वो हमारे माइनॉरिटी के लोग थे। अब जो माइनॉरिटी के दर्द की चिंता करने वाले राहुल गांधी जी हैं, अपने पूर्वजों से, अपने पुरखों से, अपनी पार्टी के पुरोधाओं से पूछिए कि 55 साल तक देश पे सरकार चलाते हुए उन्होंने उस सर्वहारा वर्ग की चिंता क्यों नहीं की थी। आप कहते हैं कि गरीबों और किसानों की बेहतरी की चिंता कांग्रेस ने नहीं की। राहुल गांधी आप एक सवाल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो एमएसपी है, आपने एक समीक्षा कमेटी बनाई, 2 साल उसके पूरे हो गए हैं, किसानों के आंदोलन को हवा दी जा रही है, दिल्ली कूच कराने की तैयारी चल रही है। वो कहते हैं किसानों के हक में यह सरकार फैसला नहीं कर रही है। देखिए, सौभाग्य से जब आप ये प्रश्न पूछ रहे हो, मैं इसका उत्तर एक किसान के नाते भी दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे प्रत्यक्ष रूप से हल चलाने का अनुभव है, देश में भी और दुनिया के अन्य देशों में भी, दुनिया के अन्य कॉन्टिनेंट्स में भी। मैं इसका उत्तर किसानों की संस्थाओं और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में जुड़ा होने का एक प्रतिनिधि होने के नाते भी दे सकता हूँ। मैं जब आपको इसका उत्तर दे रहा हूँ तो भारत सरकार के माननीय मोदी जी के पहले स्पेल में कृषि राज्य मंत्री के नाते काम करने के अनुभव के आधार पर भी दे रहा हूँ। भारत फूड डेफिसिट नेशन था, खाद्यान्न की कमी वाला देश। हम सबको जानकारी है, 60 के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को देश की जनता से आह्वान करना पड़ा था कि सप्ताह में 1 दिन उपवास करना चाहिए ताकि लोगों को भोजन मिल सके। हमारे हुक्मरान मांग करके दूसरे देशों से, मैक्सिको से, ब्राज़ील से और अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से जो है वो गेहूं और खाद्यान्न लेकर के आते थे। देश के कृषि वैज्ञानिकों का अभिनंदन होना चाहिए, देश के किसानों का अभिनंदन होना चाहिए कि उन्होंने भारत को न केवल आत्मनिर्भर बनाया अपितु भारत को फूड सरप्लस नेशन बनाया। लेकिन जब ये पैराडिम शिफ्ट हो रहा था, उस समय में समय की मांग और आवश्यकता थी कि देश के कृषि क्षेत्र को देखने का नज़रिया बदला जाए। लेकिन दुर्भाग्य से उस समय पॉलिसी पैरालिसिस से ग्रसित सरकार थी, राहुल गांधी जी के पार्टी की सरकार थी, रिमोट कंट्रोल से चलने वाली सरकारें थी, इसलिए वो निर्णय नहीं कर पाए।
और वो निर्णय नहीं कर पाए, उसका खामियाजा किसान को भुगतना पड़ा। मैंने किसान के को एमएसपी का दाम 1.5 गुना मिलना चाहिए, इसके आंदोलनों में शिरकत की है। आज देश के किसान को मैं जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं कि लागत का 1.5 गुना मूल्य सब क्रॉप्स में मिलता है। न केवल लागत का 1.5 गुना मूल्य घोषित किया जाता है, क्योंकि मैं आंकड़ों सहित बता सकता हूं, समय की सीमित